गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ कथन, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा देख लेते हैं। तो अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। जिन दो संख्याओं के जोड़ों से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। जिन दो संख्याओं के जोड़ों से बिंदु की स्थिति परिभाषित किया जाता है वे दोनों बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी बिंदु को दो संख्याओं के जोड़ों से परिभाषित करते हैं और उन दो बिंदुओं के जोड़ों को निर्देशांक कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया है फ्रांसीसी दार्शनिक और गणित रेने देकार्ते ने इस पर अध्ययन किया। किस पर? निर्देशांक ज्यामिति पर। उन्होंने एक तल में बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल प्राप्त किया। उनकी विधि अक्षांश और देशांतर विचारधाराओं का ही एक विकसित रूप थी। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण में प्रयुक्त पद्धति को देकार्ते के सम्मान पर कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। तो किस पर आधारित है ये? अक्षांश और देशांतर विचारधारा पर। देकार्ते ने तल पर परस्पर लंबवत दो रेखाओं खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंबी रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती है। इस अध्याय में हमने एक क्षैतिज यानी कि आड़ी और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी रेखाओं का उपयोग किया है। दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटती है तो उनका जो कटान बिंदु है वह मूल बिंदु कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y को y अक्ष कहा जाता है। चूंकि OX और OY दिशा में धनात्मक संख्याएं स्थित है इसलिए OX और OY क्रमशः x अक्ष और y अक्ष के धनात्मक दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार OX' OY' को क्रमशः x और y अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दो रेखाएं ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर और बाएं से दाएं रहता है ये क्षैतिज। दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद हुए हैं? O पर। तो यह क्या होगा? मूल बिंदु होगा, जिसमें O से लेकर Y ये धनात्मक है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग किससे प्रदर्शित किए हैं? y' से, और क्षैतिज रेखा को x' से। और दोनों कहाँ पर मिले हैं यानी कि काटे हैं एक दूसरे को O पर। तो यहाँ OY
ओ वाई धनात्मक दिशा में, उसी तरीके से ओ एक्स धनात्मक, और यहाँ से बाएं साइड में ओ से बाएं साइड यानी कि ओ एक्स ऋणात्मक, और ओ से नीचे तो ओ वाई डैश किसमें ऋणात्मक में होगा। तो इस तरीके से ये कितने भागों में बांटा गया है, तल को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें दूसरी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। तो इसमें जो ये पहला भाग है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। तो उसी तरीके से इसमें क्षैतिज इस तरीके से समान दूरी पर क्रमशः इस तरीके से रहेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ऐसा ये दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखा उसी तरीके से क्षैतिज रेखाएं भी समान दूरी पर इस तरीके से ये रहेंगे। तो ये दोनों अक्ष तल 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। तो इन्हें ओ एक्स के वामवर्त दिशा में क्रमशः 1 इस तरीके से बाएं दिशा में पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तीसरे तल को ही क्या सम्मिलित ये चतुर्थांश कहा जाता है। इस प्रकार इस तल में 2 अक्ष और 4 चतुर्थांश सम्मिलित हैं। इस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो ये जो अक्ष है इसको निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो ये समझ गए। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। तो निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। हम निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का पता कैसे करेंगे, आइए उदाहरण से समझते हैं। तो एक ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष खींचे। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, बाएं से दाएं जो रहता है वो एक्स अक्ष और ऊपर से नीचे रहता है वो वाई अक्ष, और दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किए हैं। तो ओ से ऊपर धनात्मक रहता है और ओ से नीचे ऋणात्मक, और ओ से बाएं साइड में ऋणात्मक और दाएं साइड में धनात्मक रहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष खींचिए। पहले चतुर्थांश में कहीं पर एक बिंदु पी लीजिए। तो इस तरीके से खींचा गया है, और पहले चतुर्थांश ये है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस पर कोई बिंदु पी लिया गया है। पी से एक्स और वाई अक्ष पर क्रमशः लंब पी एम और पी एन डाल लिए। तो पी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः ये एक्स अक्ष पर पी एम लंब डाले, उसी तरीके से वाई अक्ष पर पी एन लंब डाल दिए। यहाँ वाई अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी पी एन, वाई अक्ष से लंबवत दूरी ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के समांतर है। तो इसमें लंबवत दूरी कितना है, 4 है। यहाँ देख सकते होंगे 1 2 3, ये वाई अक्ष से दूरी, ये सॉरी यहाँ से ये वाई अक्ष है, तो यहाँ से दूरी कितना है देख सकते होंगे 1 2 3 4, कितना दूरी है 4 इकाई है। इसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है, और एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी, तो एक्स अक्ष से ये एक्स अक्ष है तो इससे P की दूरी तो कितना है ये 1 2 3, यानी कि यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 दूरी पर है, यानी कि 3 इकाई पर। तो इसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मापा गया है। इन दूरियों की सहायता से बिंदु P निर्धारण करेंगे। किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित परंपराओं को ध्यान रखते हैं। तो किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है नीचे, तो इसी को याद रखना है। तो किसी बिंदु, ये पहला पॉइंट है, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है। क्या बोल रहा है, किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है, जिसे एक्स अक्ष पर मापा जाता है। यह दूसरी अक्ष वाई की धनात्मक दिशा में धनात्मक और एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से जैसे कि मैं अभी बताया, तो यहाँ जो है एक्स अक्ष ये है, तो इसके
एक दिशा में इधर राइट साइड में धनात्मक और इधर लेफ्ट में ऋणात्मक। उसी तरह से y अक्ष में ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती हैं। तो बिंदु P के लिए यह +4 और x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, x निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज। और दूसरा पॉइंट है किसी बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष के इन बिंदु की लंबवत दूरी है। तो क्या बोल रहा है? किसी बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी है, जिसे y अक्ष पर मापा गया है। तो किसी बिंदु को y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो ये x अक्ष के सापेक्ष मापते हैं। तो ये यहाँ से, तो ये y निर्देशांक 3 है। तो कहाँ है? ये 3 है। यानी कि पहला जो बिंदु होता है वो x का होता है और दूसरा y निर्देशांक होता है। तो यह दूरी y अक्ष की धनात्मक दिशा में है और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होती है। बिंदु P के लिए यह +3 होगा। y निर्देशांक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो निर्देशांक तल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद में y निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांकों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक 4, 3 होंगे, जिसमें 4x का मान है और 3y का मान है। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो बन जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 1 पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में बिंदु प्लस या माइनस में होता है। तो इस तरीके से अक्ष रहता है, जिसमें ये x डैश, ये y डैश। तो इस तरीके से अक्ष है। तो जो कहाँ पर एक दूसरे को प्रदर्शित किए हैं, ये प्रतिच्छेद किए हैं O पर। तो ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु होगा। तो इसमें इधर प्लस में, इधर ये धनात्मक, इधर ऋणात्मक, O से बाएं साइड में ऋणात्मक, ये होगा y डैश और ये x डैश। तो इस तरीके से, तो जिसमें मूल बिंदु ये है जहाँ पर दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, वो मूल बिंदु होता है। तो इसका मान कितना होता है? 0, 0। मूल बिंदु का मान 0, 0 होता है। जब दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कितना चतुर्थांश बनता है? 4 चतुर्थांश बनता है, जिसमें ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं x और y के मान दोनों किस में रहेंगे? प्लस में। और दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस। तो ये याद रखेंगे। और तीसरे चतुर्थांश में दोनों का मान, यानी कि x और y दोनों का मान किस पर रहेंगे? तीसरे चतुर्थांश में माइनस में रहेंगे। और चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस और y का मान माइनस। तो ये याद रखना है कि कोई सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो उसको पता लगाने के लिए ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि पहले चतुर्थांश में x और y दोनों के मान धनात्मक होंगे, दूसरे चतुर्थांश में है तो x का मान माइनस और y के मान प्लस में रहेंगे। अगर बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है तो दोनों निर्देशांक यानी कि x और y दोनों के मान माइनस में, और यदि बिंदु चौथे चतुर्थांश में है तो x यानी कि पहला बिंदु प्लस में और दूसरा माइनस में रहेंगे। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो ये याद रखेंगे। और किसी बिंदु को समतल पर प्रदर्शित या दर्शाना पिछले क्लास में, यानी कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दर्शाना है। अगर कोई बिंदु दिया गया है उसको निर्देशांक तल में दर्शाने कहा जाए तो, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं 4 और 0। कोई बिंदु 4 और 0 को प्रदर्शित करने कहा जाए तो पहला बिंदु क्या होता है? x और दूसरा y का मान होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना है? 4 है और दूसरा क्या है? 0 है। अगर 0 है तो ये किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर,
ये y का मान है, तो y का मान किस पर 0 होता है? x अक्ष पर। और x का मान किस पर 0 होता है? y अक्ष पर, ना कि चतुर्थांश में। किस पर? अक्ष पर। तो पहला और दूसरा दोनों धनात्मक हैं, तो ये किस में रहेगा? प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, यानी कि ये अक्ष में रहेंगे, क्योंकि y के मान 0 है और y के मान किस पर 0 होता है? अक्ष पर होता है, तो x। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर में इस तरीके से 4 भाग कर लेना है, यानी कि चतुर्थांश अक्ष खींच लेना है, x डैश और y डैश। और जहाँ पर भी दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वह मूल बिंदु होगा। फिर उस तरीके से इस तरीके से क्रमशः 1 2 3 4 इकाई लेते जाएंगे। उसी तरीके से लेफ्ट में भी माइनस में और राइट ऊपर y से ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग को किसको दर्शाना है? 4 और 0 को। तो 4 देखेंगे किस पर? x अक्ष पर, क्योंकि पहला x का मान होता है। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है? 0, और ये किस पर 0 होता है? अक्ष पर, तो इसलिए ये होगा 4 और 0 का निर्देशांक। अगर मान लेते हैं हम लोग को दर्शाना रहता 4 और 5 को दर्शाइए ग्राफ में या निर्देशांक तल में, तो पहला x है, दूसरा y है। तो इसमें x देखते हैं, पहला x कहाँ कितना मान है? 4 है, तो ये 4 है। फिर ये y का मान है, ये प्लस में है, तो प्लस में इसमें होता है प्लस दोनों का मान। तो अब y में देखेंगे 5, तो ये y का 5 है और ये 4 है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे इस तरीके से, अब यहाँ से इस तरीके से y अक्ष में 5 गए। अब यहाँ से इधर ऐसे आएंगे, दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा किसका? 4 और 5 का। तो इस तरीके से दर्शाना है, बन जाएगा। अगर मान लेते हैं और एक लेते हैं माइनस में 4 और प्लस में 5, तो ये किस पर स्थित है? ये दूसरे चतुर्थांश में है। इससे पहले मैं पढ़ाया आप लोगों की, यदि पहला बिंदु माइनस और दूसरा प्लस है तो वो किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। तो अब x का मान कितना है? -4, तो -4 x में आएंगे। तो ये x अक्ष है, तो इस पर -4, ये -1 -2 -3 -4, तो ये -4 है। अब y में कितना? 5, तो ये है। तो अब यहाँ -4 से ऊपर जाएंगे और ये +5 से आएंगे इस तरीके से बाएं साइड। तो जहाँ पर भी दोनों अक्ष प्रदर्शित करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वही जो होगा बिंदु -4 और 5 होगा। तो यहाँ से ऊपर गए 4 में ऐसा और 5 में इस तरीके से, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही जो होगा -4 और 5, इस तरीके से दर्शाना है। समझ गए? अब किस तरीके से दर्शा सकते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए आप प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 है, नीचे कुछ बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, उनके निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बिंदु दिया गया है, इसको आप लोग ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे और बताएंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अभी मैं जिस तरीके से दर्शाना बताया आप लोगों को वैसे ही दर्शाना है और सभी बिंदु को एक ही ग्राफ पेपर पर दर्शाना है और किस चतुर्थांश में है ये बताना है। तो ये यहाँ पर इसको दर्शा लेंगे, फिर चतुर्थांश किस पर है ये बताना है, यानी कि बिंदु किस चतुर्थांश में। तो पहला देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम में। उसी तरीके से दूसरा, पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। और जब दोनों बिंदु माइनस में रहता है तो किस पर? तीसरे चतुर्थांश में। और जब पहला प्लस और दूसरा माइनस में, तो किस पर? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस तरीके से बता सकते हैं, तो बना लेंगे। तो आगे है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। अब यहाँ पर बोल रहा है अक्ष पर, तो अभी मैं बताया कि यदि x का मान 0 है तो वह किस अक्ष पर 0 होता है? x का मान y अक्ष पर, तो वह किस पर होगा? y अक्ष पर। और यदि y का मान 0 होता है तो वह किस अक्ष पर होगा? यानी कि y का मान 0 किस अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। और y का मान 0 किस अक्ष पर होगा?
एक्स अक्ष पर, तो ये याद रखेंगे। यानी कि x का मान 0 y अक्ष पर होता है और y का मान 0 x अक्ष पर होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ 0 और 5 है, तो 0 है किसका मान, x का मान, और y किसका, y का मान कितना है, 5 है। तो ये किस अक्ष पर होगा, तो ये x अक्ष पर होगा, क्योंकि किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ x का मान 0 है, तो x का मान 0 किस पर होता है, y पर, और y का मान कितना है, 5, तो इसलिए ये किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। और यानी कि ये 0x 0y अक्ष, सॉरी OY अक्ष पर होगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस पर स्थित है। और उसी तरीके से यह y अक्ष लिख सकते हैं, और ये किस पर है, पहला -6 है और ये 0 है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, -6, और y का मान कितना है, 0 है, तो y का मान 0 किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर, और ये किस पर है, माइनस तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा मूल बिंदु से, यानी कि O x डैश पर होगा। तो इस तरीके से बता सकते हैं सबको, तो ये बना लेंगे। तो आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये भर लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु हैं उनकी बीच की दूरी ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, बिंदु P जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये समतल पर यानी कि ग्राफ पेपर पर दो बिंदु दिए गए हैं। P का जो निर्देशांक है 2 - 3 है और Q का निर्देशांक है 5 - 7। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि इनके बीच की दूरी कितना है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, बिंदु P जो है उनका मान कितना था, 2 - 3 और Q का मान है 5 - 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला जो बिंदु है P, उसमें उसके जो मान होते हैं उस पहले को x1 और दूसरे को y1, उसी तरीके से दूसरा जो बिंदु है Q, उसमें का पहला मान को x2 और दूसरे मान को क्या मानना है हम लोग को, y2। तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा, 2, और y1 का मान -3, और Q का जो मान है उसमें x2, ये x2 है और ये y2 है। उसी तरीके से और बिंदु रहता तो क्या हो जाता, x3 और y3 होता। तो यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसलिए 2 लेंगे। तो x2 का मान कितना है, 5, और y2 का मान है -7। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, यानी कि किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो क्या होता है, PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो क्या है, x2 में x1 माइनस करेंगे और स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अब इसमें रख देना है। तो x2 का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख दिए, और x1 का मान 2 है, तो ये -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -7, तो -7 रखें। फिर ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर y1 का मान क्या है, -3, तो फिर ये ब्रैकेट में रखेंगे -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे। 5 - 2 यानी कि 3 आएगा, 3 का स्क्वायर लग जाएगा, फिर प्लस ये वाला प्लस है, फिर यहाँ से इसको सरल करेंगे। तो ये पहले इनको सरल करना पड़ेगा, छोटे ब्रैकेट को, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस से होगा तो प्लस आएगा। अब प्लस का क्या आ जाएगा, 3, और ये माइनस का 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो ये -4 का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। तो 3 के स्क्वायर 9 और -4 के स्क्वायर +16। तो ये हो जाएगा। जब भी माइनस वाले संख्या में सम घात लगता है तो प्लस में आता है, और विषम लगता है तो माइनस में। तो इसको प्लस कर दिया, 9 + 16 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो इस तरीके से PQ की दूरी कितना होगा, 5। तो इस तरीके से याद करना है दो बिंदु के बीच की दूरी, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 2,
ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं ढाल या प्रवणता। तो अंतराल की ढाल या प्रवणता। तो किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती या उतरती है। तो रेखा के किसी अंतराल AB को ढाल का मान y निर्देशांक के बिंदु B से A तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक के बिंदु B से A तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है। तो हम ढाल की प्रवणता शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ढाल क्या होता है? किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती या उतरती है। जैसे कि रेखा के किसी अंतराल AB की ढाल का मान, जैसे ये रेखा है AB, तो इस पर बोल रहा है मान y निर्देशांक बिंदु B से A की ओर, y निर्देशांक जो है बिंदु B से A की ओर, ये बिंदु B है से A की ओर परिवर्तित होने, या x निर्देशांक बिंदु B से A की ओर, तो बिंदु B से A की ओर परिवर्तित होने क्या अनुपात है। तो ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है। तो आइए हम प्रवणता शब्द का उपयोग करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? प्रवणता शब्द का उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं जैसे यदि बिंदु A के निर्देशांक 1, 2 और बिंदु B के निर्देशांक 5, 7 है। तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु A के निर्देशांक 1, 2 और B के निर्देशांक 5, 7 है। तब बिंदु अंतराल AB की ढाल। तो ढाल निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ये प्रवणता या ढाल निकालने का सूत्र है किन्हीं दो बिंदु का। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ये है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2 का मान कितना था? ये y2 है, ये 7, और y1 का मान कितना है? 2। तो 7 माइनस 2, और x2 का मान कितना है? 5, और x1 का मान 1। तो यहाँ रख दिए। तो ये 5/4, तो यही ढाल है। तो इस तरीके से निकालना है। तो ये याद रखेंगे। तो प्रवणता या ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। तो बन जाएगा ढाल ज्ञात करने। तो आइए आगे देखते हैं। तो कुछ विशेष स्थितियां होती है जब अंतराल क्षैतिज हो, यानी कि जो अंतराल जो है क्या है? क्षैतिज हो, यानी कि दोनों जो बिंदु का मान है समान रहेगा। तब क्या होगा इस स्थिति में? आइए देखते हैं। जैसे ये बिंदु A और ये बिंदु B है, क्षैतिज अंतराल है। और उसी तरीके से इस स्थिति में y2 माइनस y1 शून्य होगा, y2 और y1 शून्य होगा, इसलिए प्रवणता क्या होगा? शून्य होगा। उसी तरीके से यहाँ पर दिए रहेगा इस तरीके से ऐसा y अक्ष के समांतर, तो इसका प्रवणता भी कितना होगा? शून्य होगा। तो यहाँ किसका मान? x1 और x2 और x1 का मान शून्य होगा। तो यहाँ भी प्रवणता शून्य होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 7। तो एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 0 से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? ढाल। वह रेखा कहाँ से गुजर रही है? बिंदु 1, 2 और 5, 10 से। तो ढाल का फॉर्मूला लगा देंगे। ढाल इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का मान क्या है? 10 है, और y1 का मान कितना है? 2 है। तो 10 माइनस 2, और x1 माइनस x2, तो x2 का मान 5 है, x1 का मान 1 है। तो 5 माइनस 1, तो 8 माइनस 2, 10 माइनस 2 अर्थात 8, और 5 माइनस 1 अर्थात 4, डिवाइड कर दिए 2, क्या आ गया? 2। तो इस रेखा का प्रवणता या ढाल कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से बनाना है। तो और आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है और इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 हो।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक रेखा बिंदु कहाँ से गुजर रही है 5 7 से, और इसकी ढाल दिया गया है, कितना दिया है 2/3, और इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, x निर्देशांक दिया गया है और y निर्देशांक दिया गया है और जिसकी ढाल दिया है, और उस रेखा वह रेखा बिंदु 5 7 से गुजरती है। तो आइए देखते हैं। तो रेखा पर स्थित पहला बिंदु क्या है 5 7 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दूसरे बिंदु जो है उसमें y निर्देशांक दिया है, x निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है और उसका ढाल दिया है। तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए, पहला ज्ञात करना है तो x और दूसरा y निर्देशांक दिया था 13। तो रेखा की ढाल इज इक्वल टू क्या होगा, ढाल का फॉर्मूला लगा दिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना है 13 है ये, और x1 का मान y1 का मान 7, तो ये 13 माइनस 7, और x2 का मान x है और x1 का मान 5, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दिए हैं, तो इसको सरल कर दिए तो ये आ गया। तो इसलिए ढाल दिया है, तो ये ढाल है, ढाल का मान कितना दिया है 2/3, तो यहाँ रख दिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 6/x माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 ये दिया था। अब यहाँ से 3 गुणा करके x का मान निकाल लिए। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। जब एक रेखा रहेगा जिस पर एक रेखा जो है वह किसी बिंदु से गुजरती है जिसमें पहले बिंदु का निर्देशांक दिए रहेगा और ढाल दिए रहेगा, और दूसरे बिंदु में किसी भी एक निर्देशांक दिए रहेंगे, दूसरे निर्देशांक को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है अंतःखंड। तो कोई रेखा x को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाती है। तो क्या बोल रहे हैं, अंतःखंड क्या है, कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाएगी। इसी तरह कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अंतःखंड कहलाएगी। ये तो रेखा समीकरण आगे हैं। तो रेखा समीकरण, तो समीकरण y इज इक्वल टू 2xy पर विचार कीजिए। तो ये रेखा समीकरण है। तो क्या आप ऐसे निर्देशांक योग ज्ञात कर सकते हैं जो इससे समीकरण को संतुष्ट करें, अर्थात इसमें x और y का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो x का मान क्या रख दिए 0, तो x का मान 0 रखे तो y कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो इसलिए 4 0 इस तरह के निर्देशांक युग्म हैं। इसी तरीके से दूसरे निर्देशांक युग्म ज्ञात कर सकते हैं। इन बिंदु का आलेख कीजिए कि आपने किस तरह खींचा है। तो यह सरल रेखा है। तो जैसे ये हम एक ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल 2 और अंतःखंड y है। ढाल कितना है 2 और y अंतःखंड 4 है, और वह रेखा कहाँ से बिंदु 0 4 से गुजर रही है। तो बिंदु कहाँ से गुजर रही है ये 0 4 से। तो ये जो है रेखा है कहाँ से गुजर रही है 0 4 से गुजर रही है, और y अक्ष को काट रही है, अंतःखंड किसमें 4 पर काट रही है, और जिसकी ढाल कितनी है 2 है। तो इस रेखा पर कोई बिंदु px लीजिए। तो कोई भी बिंदु क्या ले लिया गया है px ले लिया है। तो अंतराल AP, तो ये अंतराल AP का ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो y2 ये दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है x2 y2 होता है। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 होगा। तो y2 का मान कितना है y है, और y1 का मान कितना है 4 है। तो क्या हो गया y माइनस 4। उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 0। तो ये हो जाएगा AP की प्रवणता y माइनस 4 अपॉन x हो जाएगा। और ढाल दिया गया है, इसका प्रवणता या ढाल क्या होता है वही होगा। यानी ये क्या है, इस AP का ढाल या प्रवणता है, इसका मान किसका कितना है 2 दिया गया था, तो इसको 2 के बराबर रख दिए। अब यहाँ से इसको सरल कर दिए तो क्या मिल गया y इक्वल टू 2xy। तो यह रेखा यह उस रेखा समीकरण
है जो बिंदु 0 4 से गुजरती है और जिसकी ढाल 2 है। तो इस रेखा पर स्थित है, तो इसलिए बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक क्या हो जाए, निर्देशांक y इज इक्वल टू 2x + 4 संतुष्ट करते हैं। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, रेखा समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c। तो ये रेखा समीकरण है, ये याद रखना है। जिसका ढाल क्या है, m। तो ये m क्या है, रेखा का ढाल है और y अक्ष से अंतःखंड कितना है, c है। तो ये y समीकरण है ये, तो इसलिए ये क्या है, y अक्ष का अंतःखंड है और ये उस रेखा का ढाल है m। तो ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। जैसे उदाहरण नंबर 9 है, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। तो रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला से तुलना करना पड़ेगा रेखा समीकरण y इक्वल टू mx + c से। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ दिया है रेखा y इक्वल टू 7x - 5 और दूसरा जो है क्या है, y इक्वल टू x माइनस -x + 5। तो ये दो रेखा इसमें, आइए देखते हैं। तो y इक्वल टू 7x - 5 की तुलना व्यापक समीकरण, ये रेखा का समीकरण है y इक्वल टू mx + c से करने पर m इक्वल टू कितना है, 7 है और c का मान कितना है, -5। तो इसलिए रेखा की ढाल कितना हो जाएगी, m क्या होता है, ढाल होता है। तो रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, 7 और ये y में है, तो ये समीकरण क्या होगा, y अक्ष से अंतःखंड कितना होगा, -5। तो इस तरीके से याद करना है, तो ये याद कर लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये है प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 बनाएंगे आप लोग। तो इसमें से आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 3 होमवर्क रहेगा, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े उसी तरीके से बनाना है। तो प्रश्नावली 3 का होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।